Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Jagesh Biology. And today we are going to discuss about lecture number 4 of human physiology and the topic is RBC यानी रेड ब्लड सेल. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को. मिलते हैं म्यूजिक के उस पार. आरबीसी रेड ब्लड सेल बात करें तो एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर. फॉर्म्ड एलिमेंट हम बोलते हैं जब आप सबसे पहले पोर्शन को पढ़ेंगे तो ब्लड के अंदर दो पार्ट हम पढ़ते हैं. वन इज सेगमेंट होता है, एक सेगमेंट जैसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, एंड अनदर वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट. और उस फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आपको 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़नी होती है, जहाँ पर इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और आप एक पढ़ते हैं मेगा कैरियोसाइट, जिसे आप बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हैं, जो मेगा कैरियोसाइट सेल से बनता है, प्लेटलेट्स जिसे आप कहते हैं नॉर्मली. तो उसके अंदर ही हम इस टॉपिक को आगे तरफ पढ़ा रहे हैं, जहाँ हम प्लाज्मा प्रोटीन को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आरबीसी के बारे में, यानी रेड ब्लड सेल के बारे में. क्या होती है, कैसी होती है, क्या अमाउंट है, क्या इसका एक मॉर्फोलॉजी क्या है और इसके फंक्शंस क्या है, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तो अगर बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी को हम एक कॉमन नेम से जानते हैं. यहाँ पे आप साइंस का जो हम नेम बोले तो उस साइंस के नेम में हम यहाँ पर इसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइट. अगर आप यहाँ देखें तो ये इरिथ्रोसाइट हम बोलते हैं, जहाँ पर इरिथ्रोस का मीनिंग होता है रेड. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेड आरबीसी. इसे हम आरबीसी बोल रहे हैं, बट रेड होने के पीछे भी यहाँ पर रीजन होता है, एंड दैट रीजन इज अ वन टाइप ऑफ पिगमेंट इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल विच इज अ हीमोग्लोबिन. आपने पढ़ा होगा पहले भी से 11th क्लास या किसी और भी क्लासेस 12th क्लास वगैरह के अंदर आपने सुना होगा किसी टीचर्स के थ्रू कि रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से उसका कलर रेड होता है. बाकी कलर जो होता है वो वेरी करता है हाई अमाउंट ऑफ रेड और लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में. ये हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ बात करें इरिथ्रोसाइट्स के बारे में, हम इसे बोलते हैं कि आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड सेल, इसका नाम है इरिथ्रोसाइट्स, जहाँ पे इरिथ्रोस का मीनिंग है रेड. यहाँ बात करें तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखें आप. नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, इनके अंदर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता. यानी ये हमारी बॉडी के अंदर पहली एक ऐसी सेल देखने को मिलती है जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता. और डेफिनेटली अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियस अंदर कैरी रखता है कुछ डीएनए को और अदर कंपोनेंट को, तो वो कंपोनेंट भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, आरएनए, डीएनए एक्सेट्रा वगैरह. इसी वजह से क्योंकि डीएनए नहीं है तो वो अपने आप को सेपरेट नहीं करेगा, इसलिए इनकी एक फिक्स लाइफ स्पेन होता है. और ये कभी भी सेल्स जो होती है, रेड आरबीसी जो होती हैं, वो अपने आप को डिवाइड नहीं करती. यानी एक सेल से दूसरी सेल में ये आप ऐसा कह सकते हैं डिवाइड नहीं होती, यानी इनकी जनरेशन बनने को नहीं मिलती. इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जहाँ से ये डेवलप होती है या फिर जहाँ से इनकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. तो ये याद रखें आप, यहाँ पर हमें मालूम पड़ी इट इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल इन द ब्लड. और एक ही कंडीशन आप याद रखेंगे कि अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में सिर्फ एक ही लोकेशन है, एक ही जगह है जहाँ पर ये आपको न्यूक्लिएटेड देखने को मिलती हैं, और वो है न्यूक्लिएटेड इन कैमल. कैमल की जो सेल्स होती हैं आरबीसी, उसके अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है. तो याद रखें, इसे 1 मार्क्स के अंदर एक अच्छा क्वेश्चन है. रेड से यहाँ पर फिर आगे देखिए, अगर इसमें लिखा हुआ है रेड कलर इज ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रेड कलर होता है, जो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, रेड कलर होता है. और आरबीसी काउंट की अगर बात करें तो वो रेंज करता है बिटवीन 4 and 5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड. यानी वो इसकी जो रेंज दे रखी है वो 4 से 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर दिखा, और ये कहा रेंज दे रखी है क्योंकि ये वेरी करता रहता है, देखने को मिलता है. जैसे कि नीचे अगर आप देखें तो एक एडल्ट मेल के अंदर एक एडल्ट मेल के अंदर अगर इसकी वैल्यू को देखा जाए तो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर देखने को मिलती है. जबकि एक एडल्ट फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में लगभग 1 मिलियन कम होती है, 4.5 मिलियन. लेकिन आप इसे याद रखें कि फीमेल के अंदर ये 4.5 मिलियन सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज के या रिप्रोडक्टिव पीरियड के टाइम पर ही होती हैं. रिप्रोडक्टिव पीरियड कहने का मीनिंग मेरा है कि जब से मेंसेस स्टार्ट होता है, अगर हम बात करें, या फिर हम कहें कि जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं, जब किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और एंड होती है, जिसे हम मेनोपोज बोलते हैं, तो मेनोपोज तक के टाइम पीरियड के बीच में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है यानी रिप्रोडक्टिव पीरियड है, इस पीरियड में जो इनकी जो फीमेल के अंदर जो आरबीसी का काउंट होता है वो 4.5 मिलियन के आसपास होता है, नियरली नॉर्मल रेंज के अंदर अगर हम बात करें. लेकिन बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपोज इनकी जो नंबर ऑफ सेल्स होती है वो सेम होती है एज इन द एडल्ट मेल, यानी वो लगभग आपकी इक्वल आ जाती है फ्रॉम 5 to 5.5 मिलियन. तो जो लो नंबर ऑफ वेरिएशन देखने को मिलता है फीमेल के अंदर, वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव पीरियड जो उनका होता है या रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होती है उस वक्त ही देखने को मिलता है, अदरवाइज सेम नंबर दोनों के अंदर रहता है. डायमीटर की बात करें, डायमीटर हम बात करें आरबीसी की. एक आरबीसी के अगर आप शेप को देखें, डायमीटर देखें, तो उसका डायमीटर कुछ
आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये दिखा रखा है यहाँ पे 7.2 माइक्रोमीटर आपका माइक्रो में दे रखा है, जो वेरी करता है फ्रॉम 6.9 टू 7.4 अलग अलग कंडीशंस पर। थिकनेस की बात करें तो थिकनेस ऐसा होता है कि अगर हम जानते हैं कि अगर आपने सुना हो कि आरबीसी की जो शेप होती है सेल की, वो बाइकॉनकेव शेप होती है। तो उस बाइकॉनकेव शेप को देखें तो वो कुछ देखो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। जैसे इस डायग्राम को अगर आप यहाँ नोटिस कीजिए तो ये आपका एक सामने से सेल है और इसको साइड से देखें तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, जिसके साइड की जो पेरीफेरी है वो आपको हैवी और मोटी देखने को मिलती है, लेकिन जो मिड पोर्शन होता है वो मिड पोर्शन यहाँ पर कैसा होता है, पतला होता है, जो कि 1 माइक्रोमीटर का होता है, इवन 1 माइक्रोन का होता है। तो जबकि कॉर्नर्स जो होते हैं वो 2.2 माइक्रोन के होते हैं, तो जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये आपको इस तरीके का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आरबीसी का, और ये आरबीसी की थिकनेस को ही बता रहा है कि जो इसकी थिकनेस होती है वो पेरीफेरी पर 2.2 और सेंटर पर 1 माइक्रोन देखने को मिलती है। अगर वॉल्यूम की बात करें कि एक कितना वॉल्यूम कैरी करता है एक आरबीसी, तो एक आरबीसी के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो आपका 85 टू 90, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 85 टू 90 क्यूबिक माइक्रोन देखने को मिलती है। और अगर सरफेस एरिया की बात करी जाए तो ये आपका 120 स्क्वायर नॉट फीट माइक्रो में देखने को मिलता है, यानी 120 स्क्वायर माइक्रोन हमें देखने को मिलता है। अब आती है कि कोई भी चीज़ जो होती है उसका एक बेस होता है जिससे वो बनी होती है। फॉर एग्जांपल बॉडी को हमें एक बेस मिला हुआ है स्केलेटन की वजह से, एंड देन उसके ऊपर ये सारी मसल्स हैं, स्किन वगैरह है, सब कुछ। इसी तरीके से एक साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स बेसिकली सेल, साइटो की अगर हम यहाँ बात करें तो इस साइटो का मीनिंग होता है सेल, और स्केलेटन मतलब वो किस चीज़ से बनी है। तो आरबीसी का स्केलेटन भी जो है वो स्पेसिफिक टाइप की कुछ प्रोटीन से बनी होती है, और उसमें 2 प्रोटीन स्पेसिफिक होती हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। एक का नाम होता है एक्टिन और दूसरी का नाम है यहाँ पर स्पेक्ट्रिन। एक एक्टिन और दूसरा स्पेक्ट्रिन, तो ये 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, आप इन्हें याद रखें। इसके भी तो ये साइटोस्केलेटन है, यानी बेसिकली आरबीसी इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, वन इज एक्टिन एंड सेकंड वन इज स्पेक्ट्रिन। ये भी एक स्पेसिफिक टाइप की काइट्रिन के नाम से एक आपका कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब सब्सटेंस होता है जो कि बाउंड्री पर देखने को मिलता है वॉल से, उनसे आपके बल्ज आउट होती हुई निकलती हैं, और उनकी वजह से आपको दोनों के दोनों कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। वो और भी वास्ट डिटेल है, कभी मौका मिला तो फिर किसी और वीडियोस के अंदर हम उसे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल के बारे में। अगर रेड ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो अब आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी मतलब हम बाहर से उसे देख के जज करना चाहते हैं कि वो हमें किस तरीके का देखने को मिलता है। तो मॉर्फोलॉजी के बेस पर अगर हम बात करें तो आरबीसी जो होती है वो डिस्क शेप होती है, या फिर आपकी बाइकॉनकेव शेप, जिसे मैंने बोला था अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये देखने को मिलती है। यहीं पर इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर डंबल शेप भी बोलते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो ये आपको एक डंबल की तरह लगेगा, जो कि बीच से हैंडल लाइक होल्ड और साइड में आपको 2 हैवी पोर्शंस देखने को मिलेंगे। एडवांटेज होती है यहाँ पर, दूसरी बात यहाँ सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो थिन होता है, पेरीफेरी थिक होती है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आगे बात करें एडवांटेज ऑफ बाइकॉनकेव शेप की, तो इसकी कुछ एडवांटेज होती हैं बाइकॉनकेव शेप होने की, जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला क्या है कि हेल्प करती है ये इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन। अगर आप देखें, इट हेल्प इन इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस, यानी जितने भी सब्सटेंस इसके अंदर हैं और उनके साथ उन सब्सटेंस का जो डिफ्यूजन होना है, उस डिफ्यूजन में बहुत ही आसानी मिलती है इसकी बाइकॉनकेव शेप होने की वजह से। एक तो इक्वल डिफ्यूजन होता है और रैपिड डिफ्यूजन होता है, ध्यान रखें। यानी रैपिड मतलब बहुत तेजी से डिफ्यूजन हो जाता है चीज़ों का, यानी चीज़ों का जो लेन देन है वो बहुत तेजी से देखने को मिलता है सेल और उसकी सराउंडिंग के बीच में। दूसरी अगर बात करें, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है। अगर हम देखें बाइकॉनकेव शेप की वजह से एरिया सरफेस जो एरिया है वो बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ईजी होगा एक सेल को किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए और किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, लार्ज सरफेस एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। आगे बात करें, वाइल पासिंग थ्रू अ माइन्यूट कैपिलरीज, एज वी नो, जब हम जानते हैं कि 2 टाइप की वेन्स है हमारी बॉडी के अंदर, हम वेजल्स की बात करें स्पेसिफिकली, एक होती है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। और आर्टरीज और वेन्स जाके बहुत ही छोटी थिनेस्ट ट्यूब के अंदर कन्वर्ट होती है, जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं। अब ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर पास होना है, तो ये ब्लड जैसे ही कैपिलरीज के अंदर जाती है तो कैपिलरीज के अंदर आरबीसी क्या होती है, स्क्वीज हो जाती है, और स्क्वीज होकर उन कैपिलरीज से वेरी इजिली क्या हो जाती है, पास हो जाती है विदाउट गेटिंग डैमेज, बिना डैमेज हुए वो आसानी से पास हो जाती है। तो ये भी आपका पॉसिबल हो पाता है एक बाइकॉनकेव शेप की वजह से। तो तीसरी बात आप याद रख सकते हैं एडवांटेज ऑफ बाइकॉनकेव में, कि ये हेल्प करता है टू पास द आरबीसी सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल, आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल को फ्रॉम द थिनेस्ट कैपिलरीज विदाउट गेटिंग डैमेज, यानी जो आपकी कैपिलरीज है उससे बिना किसी डैमेज के आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी उससे आसानी से पास हो जाती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें आरबीसी की देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रॉलिएक्स फॉर्मेशन। कई बार पूछा जाता है क्या होता है रॉलिएक्स फॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप ब्लड को आप ब्लड वेसल है, जैसे सपोज करो एक आर्टरी है या फिर एक वेन है, और उस आर्टरी और वेन में से आपने ब्लड को बाहर निकाल लिया, तो ब्लड को जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो हर एक सेल दूसरी सेल के साथ स्टैक
हो जाएगी। स्टैक मतलब मैं बोल रहा हूँ, स्टैक बोलते हैं चट्टे को। चट्टा मतलब ऐसा है जैसे हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं पाइल ऑफ कॉइन्स, यानी अगर आप कॉइन को रखें तो आपको 10 कॉइन दे दूं तो आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर कॉइन लगा के उसका एक पाइल मतलब एक चट्टा एक स्टैक बना देंगे। इन द सेम सेंस ऐसा यहाँ पर भी होता है कि रोलेक्स फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, जब ब्लड को आप वेजल से बाहर निकालते हैं तो ब्लड वेजल से यानी जो आर्टरी और वेन से जब ब्लड बाहर आता है तो जो आरबीसी होती है दे आर पाइल अप वन अबव, यानी जो आरबीसी होती है वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाती हैं लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, ब्लड की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आपस में जो पाइल अप होने की जो कंडीशन है इसे बोलते हैं हम रोलेक्स फॉर्मेशन। आप इसे एक्सेलरेट कर सकते हो दो चीज़ों की वजह से, दो चीज़ों की वजह से और ज़्यादा एक्सेलरेट होती है अगर ग्लोबुलिन का अमाउंट, जो कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था आपको, प्लाज्मा प्रोटीन का पार्ट होता है और फिब्रिनोजन ये भी प्लाज्मा प्रोटीन का पार्ट है, तो ये दोनों सेगमेंट अगर इनकी अमाउंट ज़्यादा है तो ये दोनों एक्सेलरेट कर देते हैं इस प्रोसेस को, जिसकी वजह से बहुत जल्दी आपकी क्या होती है, जो सेल्स होती है एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होती चली जाती है। तो दिस इज नोन एज रोलेक्स फॉर्मेशन। ओके, आगे मूव करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पर। इसको आपको वैल्यू याद रखनी है 1 to 1.1, आप इसकी नॉर्मल वैल्यू याद रखते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ मैंने लिख रखी है जो है 1.092 से लेके 1.101, तो ऑन एन एवरेज में इसे 1 से लेके आप ऐसे लिख सकते हैं 1 to 1.1 आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि 0.92 और इसमें लगभग एक माइनर सा डिफरेंस आता है, तो आप इसे 1 to 1.1 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आता है आपसे पीसीवी के बारे में पूछा आता है। पीसीवी बोलते हैं हम पैक्ड सेल वॉल्यूम को, और ये क्या है, बेसिकली ये ब्लड का पोर्शन है, हम उसे प्रोपोर्शन है, इट इज द प्रोपोर्शन, अगर आप यहाँ देखें इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड ऑक्यूपाइड बाय द आरबीसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यानी आरबीसी के अंदर जो आरबीसी है वो ब्लड का कितना पोर्शन ऑक्यूपाई करता है उसे हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसी को बहुत ही कॉमन नाम से जाना जाता है जिसे हम हिमेटोक्रिट वैल्यू भी कहते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा हुआ, ये मैंने लिख रखा है हिमेटोक्रिट वैल्यू, तो इसी को हिमेटोक्रिट वैल्यू कहा जाता है। और ये देखने को मिला है कि हिमेटोक्रिट वैल्यू और की बात करें या पैक्ड सेल वॉल्यूम की बात करें तो 45% ऑफ द ब्लड को कैरी करता है। आप जानते हैं ब्लड 45% होता है, और हमने पहले भी डिस्कस करा है प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है वो 55% होता है। तो दिस इज योर पैक्ड वैल्यू और हिमेटोक्रिट वैल्यू। आप बस जस्ट ये याद रखें कि सिंपल सी बात है, एक प्रपोर्शन ऑफ द ब्लड है जो कि ब्लड का वो पोर्शन जो कि ऑक्यूपाई हो रहा है बाय द आरबीसी, तो आरबीसी लगभग 45% के आसपास ऑक्यूपाई करती है, इवन ऑल द ब्लड। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है सस्पेंशन स्टेबिलिटी। सस्पेंशन स्टेबिलिटी बेसिकली सस्पेंड होता है कि जब एक आपका ब्लड जो है, कभी भी आप देखें कि एक वेन से अगर ब्लड जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वन साइड वो ज्यादा मूव करेगा एक साइड वो कम मूव करेगा, ये क्या होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली आपका क्या होता है मूव करता है, यानी इक्वली आपका सर्कुलेट करेगा, यूनिफॉर्मली आपका सर्कुलेट करेगा थ्रू द ब्लड वेजल्स, और ये ब्लड वेजल्स सर्कुलेट करता है। इसी आरबीसी की यही प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है सस्पेंशन स्टेबिलिटी। तो यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग सर्कुलेशन आरबीसी, यानी सर्कुलेशन के टाइम पर आरबीसी रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली, यानी जो आरबीसी है वो यूनिफॉर्मली सस्पेंड होती है इन द ब्लड के अंदर, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड सस्पेंशन स्टेबिलिटी, और इस प्रॉपर्टी को हम सस्पेंशन स्टेबिलिटी कहते हैं। अगर हम बात करें लाइफ स्पेन की तो हम ऑलरेडी वी नो दैट लाइफ स्पेन ऑफ द आरबीसी इज 120 डेज अप्रॉक्सीमेटली, ऑन एन एवरेज 120 डेज की होती है। और इस लाइफ स्पेन के बाद जो आरबीसी होती है इट बिकम सेंसाइल, सॉरी नॉट सेंसाइल, इट्स सेनाइल, SENILE, ये वर्ड आप याद रखें, कई जगह लिखने को देखने को मिलेगा आपको आगे भी चल के। तो सेनाइल का मीनिंग होता है ओल्ड, यानी आरबीसी जो होती है वो आपकी ओल्ड हो जाती है, और जब ये ओल्ड हो जाती है दे विल मूव टू द स्प्लीन रीजन, जिसे हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी को हम इसके नाम से जानते हैं स्प्लीन को, तो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बेसिकली वहाँ एक स्पेसिफिक सिस्टम बनता है और दैट सिस्टम इज नोन एज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। कई आपके सिलेबस वगैरह के अंदर इस पोर्शन को डिफरेंट या सेपरेट पढ़ने को भी कहा जाता है, जिसकी वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा। एक वीडियो के अंदर सिर्फ इसी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को मैं समझाऊंगा विद इन 7 to 8 मिनट्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द आरबीसी, और जो भी आपको बेसिक बातें लिखनी होती हैं आरबीसी के बारे में आप इतनी बात बताएंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ आरबीसी के आरबीसी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन ऑफ आरबीसी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। हम जानते हैं आरबीसी जो क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ऑक्सीजन जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होकर मूव करते हैं टिश्यूज तक, और ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होती है तो ये दोनों आपस में मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं हीमोग्लोबिन इन आरबीसी कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका टिश्यूज तक पहुंचेगा। कितना ले जाता है ऐसा, 97% ऑक्सीजन इस तरीके से ही जाती है, यानी वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, एंड दीज ऑक्सी हीमोग्लोबिन आर reach to the different tissue regions and supply the oxygen to the tissue.
तो पहला का फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। सेकंड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग, यानी अब जब टिश्यू में जब कोई एक्टिविटी होगी तो वहां से CO2 निकलेगा और वो CO2 आपको लंग्स तक लाना है ताकि हम उसे एक्सेल आउट कर सके, ठीक है, उसको हम एक्सपायर कर सके, बाहर निकाल सके, ठीक है, एक्सपिरेशन हो सके, उसका एक्सपायरेशन हो सके। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो CO2 भी उस हीमोग्लोबिन के साथ वापस आती है। जैसे ही वो उस हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है, तो जब देखो ऑक्सीजन मिल रही थी तो उसका नाम पड़ा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो उसका नाम पड़ता है कार्ब हीमोग्लोबिन। तो कार्ब हीमोग्लोबिन की मदद से वो वापस आती है और ऐसा सिर्फ 30% होता है। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। ऑक्सीजन जा रही है 97% आपकी लंग से टिश्यूज के अंदर, जबकि टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है ओनली 30%। ऐसा क्यों होता है? एंड दैट द रीजन बिहाइंड दिस इज बाइंडिंग एफिनिटी। बाइंडिंग एफिनिटी मींस कि ब्लड हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है कि वो किसको कितनी जल्दी बाइंड करता है, और ये देखने को मिला है कि उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। इवन हम मोनोऑक्साइड की बात करें तो उसकी और भी ज्यादा होती है, बट वो हमारे कोर्स में भी यहाँ पर है नहीं, जिसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी आप याद रखें, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ, इसलिए 97% ऑक्सीजन चली जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग एफिनिटी कम होती है। आगे बात करें, आरबीसी कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर आपने 11th क्लास की किताब को कभी ध्यान से पढ़ा हो तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, और यही एंजाइम क्या करता है, आपका वाटर और CO2 को मिला के बाइकार्बोनेट बनाता है। और यही बाइकार्बोनेट अब बाकी जो बची 67% के ऑन एन एवरेज 67% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से कैरी करके लंग्स तक लेके आने का काम करता है। यानी ऑक्सीजन यानी आरबीसी के थ्रू सारी कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से लंग्स तक नहीं आती, सिर्फ 30% इस तरीके से आती है। बाकी 67% अगर मैं बात करूं तो 67% आती है विद द हेल्प इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में आती है, जिसे कभी हम आगे चल के डिटेल में किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं तो ये आपका यहाँ लिखा हुआ है 63% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म इन दिस फॉर्म, यानी इस फॉर्म में वापस आती है। तो दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ द आरबीसी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज द इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। अब इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन तो आपके जब आपके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे होंगे तो उस प्रैक्टिकल में आपसे ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने का एक प्रैक्टिकल करा जाता है, जिसमें आपको एंटीजेंस दिए जाते हैं और उस एंटीजेंस को हम ब्लड के साथ मिलाते हैं, और अगर ए को हम बी से मिला दे तो हमने देखा होता है कि ब्लड जो होता है वो कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेट मतलब क्लोटिंग हो जाती है उस ब्लड की, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये बी टाइप का ब्लड ग्रुप तो है नहीं। तो अब उसके लिए एंटीजन होते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन, तो यही एंटीजन आपके प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में। तो आरबीसी का फंक्शन कैसा है, तो हम कहेंगे आरबीसी यानी जो रेड ब्लड सेल है, दे आर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, यानी ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, तो आरबीसी कैरी करता है ब्लड ग्रुप और उसके अंदर आपको एंटीजन्स देखने को मिलते हैं, लाइक ए एंटीजन, बी एंटीजन, और एक फैक्टर है RH फैक्टर। रीजस मंकी से फैक्टर आया था, इसके बारे में भी अलग से सेपरेट वीडियो बना के एक दिन डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो RH फैक्टर होता है, दिस हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप, जिससे आपको हेल्प मिलती है। कैसे ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होता है ये आप जानते ही हैं। अगर ए को ए के साथ मिलाएंगे और वो कोगुलेट नहीं होता, इट मींस उसके अंदर ए वाले एंटीजन प्रेजेंट हैं, यानी ब्लड ग्रुप आपका ए होगा। लेकिन ए के साथ अगर आप बी मिलाते हैं और बी जब अपोजिट ब्लड ग्रुप आते हैं, जिसे बेसिकली हम इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप बोलते हैं, तो अगर इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप अगर सामने आता है तो उस कंडीशन में ये दोनों आपस में कोगुलेट नहीं होते हैं, मतलब कोगुलेट हो जाते हैं, और जब ये कोगुलेट हो जाते हैं तो क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की, जिसकी वजह से वो रिजल्ट आपका देखने को नहीं मिलता। तो इस तरीके से हम ब्लड का टेस्ट करते हैं। आजकल तो नॉर्मल स्कूल में भी करा दिया जाता है, ठीक है। बाकी कॉलेजेस वगैरह में तो 100% आपको देखने को मिलता है, चाहे फिर BSc हो या फिर अदर कोई टेक्निकल कोर्सेज वगैरह हो या फिर कोई मेडिकल कोर्सेज वगैरह हो। अगले बात करें इसके फंक्शन की, तो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है बफरिंग एक्शन इन द ब्लड। अब बफरिंग एक्शन इन द ब्लड में आप याद रखें कि ब्लड के अंदर मेन कंपोनेंट था हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि हीमोग्लोबिन बिहेव करता है एज अ गुड बफर। अगर यहाँ देखें, मैंने लिखा हुआ हीमोग्लोबिन फंक्शन एज अ गुड बफर, बाय दिस एक्शन इट रेगुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड देयर बाय प्ले अ रेगुलेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन फंक्शन करता है एज अ गुड बफर। अब ये हीमोग्लोबिन रेगुलेट करेगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, और आप जानते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से ही बनता है एसिड एंड बेस। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ज्यादा एसिडिक, जितना कम हाइड्रोजन आयन होगा उतना ज्यादा बेसिक। और इस तरीके से ये इस हाइड्रोजन आयन की वैल्यू को ऊपर नीचे करके एक इक्विलिब्रियम जो एटमॉस्फेयर है उसे मेंटेन करके रखता है इनसाइड द बॉडी। इसे ही बोलते हैं बफरिंग एक्शन इन द ब्लड। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। तो ये थी सारी बात रेड ब्लड सेल के बारे में, मॉर्फोलॉजी और बाकी सब उसके पॉइंट और उसके फंक्शंस के बारे में, जिसे आप आसानी से एक अच्छे पॉइंट बनाकर लिख सकते हो आपके क्वेश्चंस के अंदर। आप चाहो तो उसे कुछ फ्लो चार्ट वगैरह से भी दिखा सकते हो, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो
तब तक के लिए इतना इस वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन इन आरबीसी नंबर्स, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।